हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो नीट में हर साल लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही है और क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन रेडियस ऑफ सेकेंड Bohr orbit of the helium plus ion is 105.8 picometer. What is the radius of third Bohr orbit of Li2 plus ion? तो ये क्वेश्चन 2022 का है और इसमें ऑप्शन दिया गया है 1.587 pm, 158.7 एंगस्ट्रॉन, 158.7 पिकोमीटर और ऑप्शन डी 15.87 पिकोमीटर। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या करें, अच्छे तरीक़ा से स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लें। आप जितना अच्छे तरह से रिवीजन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, आप उतना ही अच्छा से प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बोर्स मॉडल पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जो हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस का सेकेंड बोर ऑर्बिट जो है R2 वो कितना दिया हुआ है हमारा 105.8 पिकोमीटर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस। तो Li2 प्लस का हमें Li2 प्लस का जो है R3 कैलकुलेट करना है, यानी तीसरे ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो रेडियस का फॉर्मूला होता है Rn इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। अगर हम थर्ड का निकालना चाहते हैं Li2 प्लस और He प्लस देखा जाए तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज हैं और बोर एटॉमिक मॉडल किसके लिए वैलिड है? हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए वैलिड है। तो अगर हम लिथियम का तीसरा ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? जेड का वैल्यू हमें चाहिए 3। सॉरी, लिथियम का जेड का वैल्यू कितना होता है? एटॉमिक नंबर 3 और रेडियस और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। और थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो एन का वैल्यू क्या लेंगे? 3। अगर हमको लिथियम का तीसरा ऑर्बिट निकालना है, रेडियस तीसरे ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर एन है रेडियस, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना है? 3। और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो अगर हम इस फार्मूला पे रखें तो क्या होगा हमारा फार्मूला? 0.53, एन का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। और जेड क्या हो जाएगा? 3 एंगस्ट्रॉन। तो R3 इक्वल टू हो जाएगा 0.53, 3 स्क्वायर है और 3 है तो 1 3 बच जाएगा एंगस्ट्रॉन। तो हमारा जो वैल्यू होगा, तो थर्ड रेडियस होगा हमारा क्या होगा? अगर इसको सॉल्व करेंगे 9 5 9 15, एंगस्ट्रॉन की जगह पर 10 टू द पावर -10 मीटर लिख सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है वो पिकोमीटर पे है और 1 एंगस्ट्रॉन पे है। तो एंगस्ट्रॉन में देखें तो एंगस्ट्रॉन पे ये आंसर तो नहीं आएगा। 1.59 एंगस्ट्रॉन तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो अगर हम पिकोमीटर में चेंज करके देखते हैं तो पिकोमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को पीछे ले जाना पड़ेगा और 10 टू द पावर -12 बनाना होगा। तो हमारा R3 जो होगा, तो जो हमारा R3 होगा वो क्या होगा? हमारा R3 जो वैल्यू होगा वो लगभग होगा 159 इंटू 10 टू द पावर -12। पॉइंट 2 प्लेस अगर पीछे कर दे तो पावर 2 से घट जाएगा और 10 टू द पावर -12 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पिकोमीटर। तो जो R3 का जो वैल्यू होगा, वो लगभग क्या होगा? 159 पिकोमीटर। तो हमारा जो Li2 प्लस का जो तीसरा ऑर्बिट है उसका रेडियस है 159 पिकोमीटर अप्रॉक्स में। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो हमारा जो ऑप्शन है वो है
आई थिंक थर्ड ऑप्शन 158.7 पिकोमीटर। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन है 158.7 और लगभग ये अप्रॉक्स में दिख रहा है कि 159 पिकोमीटर है। तो थोड़ा मोड़ा फ़र्क ये कैलकुलेशन वैल्यू पे आता है, क्योंकि कहीं पर 0.53 लेके चलते हैं, कहीं पे 0.529 लेके चलते हैं, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और ये 2021 में पूछा गया है। ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 4 ऑप्शन है हमारे पास। 2192 मीटर, ऑप्शन बी 21.92 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 219.3 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 219.2 मीटर। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। और एक बात बता देना चाहते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एनसीईआरटी बुक का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2.3 से पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है? द पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1368 किलो हर्ज। तो ये किलो हर्ज में दिया है, इसको हम पहले किस में चेंज कर देंगे? हर्ज में। तो 1368 इंटू 10⁻³ हर्ज। तो किलो हर्ज को हमने सॉल्व कर दिया हर्ज में। अब क्या करेंगे हमें निकालना है वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c बाय लेमडा। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? c बाय लेमडा। और तो हमें लेमडा कैलकुलेट करना है। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा c बाय फ्रीक्वेंसी। तो c का वैल्यू हमें पता है। c का वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 1368 इंटू 10⁻³। तो लेमडा इक्वल टू, तो देखिए हम क्या करेंगे इसको 3 × 10⁵ लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने पर 1368। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि 3 जीरो यहाँ से हम ले लेंगे। तो 3 जीरो जब हम ले लेंगे तो 3000 इंटू 10⁻² या 100 लिख सकते हैं इसको। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 1368 से 3। तो इसको सॉल्व करने पर जो लेमडा का वैल्यू आ रहा है, तो लेमडा का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2.193 आ रहा है और 100 यहाँ पर रह गया था, तो इतना लेमडा का वैल्यू आ रहा है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको तो लगभग आ जाएगा 219.3 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटेटियम रेस्पेक्टिवली आर। तो ये क्वेश्चन 2020 का है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो दिया हुआ एलिमेंट है वो कौन है? ल्यूटेटियम। और ल्यूटेटियम कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है? ल्यूटेटियम एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 71। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। और इसका मास नंबर क्या है? 175। तो हमें इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 71। तो एटॉमिक नंबर 71 है और मास नंबर क्या है? 175 है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? 71। तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है मास नंबर में हम जब एटॉमिक नंबर घटा देते हैं। तो मास नंबर में हमको एटॉमिक नंबर घटाना है। तो हमारा मास नंबर कितना है? 175 है। 175 में हमको 71 माइनस करना है।
तो 5 में 1 गया 4 और 7 में 0 1, तो 104 हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हुआ। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो ये एटम जो स्पेसिस है वो न्यूट्रल है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। कोई भी न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितना प्रोटॉन है 71 उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारा जो आंसर होगा प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन 104 और जो इलेक्ट्रॉन है वो है 71 यानी 71। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ प्रोटॉन 71, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 104 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 71। तो हमारा सी जो है हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4d 5p एंड 5f एंड 6p ऑर्बिटल आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज। तो ये क्वेश्चन 2019 का है। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसेल के डिक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर पे अरेंज करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहले ऑर्बिटल कौन कौन सा दिया गया है, तो हमारा ऑर्बिटल दिया गया है सबसे पहले 4d 5p 5f और लास्ट में हमारा जो ऑर्बिटल है वो है 6p। तो इसके लिए हमें n प्लस अगर किसी सबसेल का हम एनर्जी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सबसेल लेते हैं और फिर लेते हैं n प्लस l वैल्यू। तो हमारा जो सबसेल है, पहला सबसेल कौन है 4d, तो n का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, जो नंबर होगा वही हमारा n वैल्यू होता है। और l वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो l वैल्यू हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर l बराबर 0 है तो इसका मतलब वो s सबसेल है, l का वैल्यू अगर 1 है तो समझ जाएंगे कि वो p सबसेल है, अगर l का वैल्यू 2 है तो वो हम d सबसेल होगा, अगर l का वैल्यू 3 होगा तो वो कौन सा सबसेल होगा f सबसेल होगा। तो यहाँ पर d सबसेल है तो l का वैल्यू क्या होगा, l का वैल्यू 2 होगा। तो जो वैल्यू होगा n प्लस l का वो होगा 6। अगर हम देखें इसी तरह 5p के लिए देखें तो 5p के लिए 5 हमारा n का वैल्यू हुआ और l का वैल्यू क्या होगा, p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर भी 6 होगा। अगर हम 5f का n प्लस l वैल्यू निकालें तो क्या होगा 5 और f के लिए l वैल्यू क्या होगा 3, तो 8 हो जाएगा। अगर हम लास्ट 6p के लिए देखें तो n वैल्यू 6 और l वैल्यू p के लिए 1 7। तो यहाँ पर हमने n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है यहाँ पर, तो n प्लस l वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा n प्लस l वैल्यू किसका है, जो 8 है, और 8 किसका है 5f। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमारा किसका होगा 5f का। उससे कम 7 है तो 7 किसका है 6p। उससे कम अगर देखा जाए तो 4d और 5p, तो लगभग दोनों का n प्लस l वैल्यू क्या है सेम है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो अगर दोनों का वैल्यू सेम होगा तो जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा और जिसका n का वैल्यू कम होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ n का वैल्यू 5 है और यहाँ 4 है, तो 5p का एनर्जी ज़्यादा होगा और 4d का एनर्जी कम होगा, क्योंकि जब n प्लस l वैल्यू इक्वल होता है तो हम n का वैल्यू जिसका ज़्यादा होता है उसका एनर्जी ज़्यादा लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन अगर हम देखें तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, 5f सबसे ज़्यादा है, उससे कम 6p है, उससे कम 5p है और सबसे कम 4d है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन बता रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन। तो ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो ट्रांजिशन सीरीज है विजिबल रीजन में कौन लाई करता है। तो याद कीजिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, तो 5 तरह के सीरीज थे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। तो लाइमन सीरीज में क्या था,
तो लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें तो लाइमन सीरीज का जो रीजन था वो अल्ट्रावायलेट रीजन था। बामर सीरीज का जो स्पेक्ट्रल रीजन था वो कौन सा, विजिबल रीजन था। और पार्सन सीरीज का अगर हम बात करें तो पार्सन सीरीज का जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, तो पार्सन सीरीज का रीजन है इंफ्रारेड रीजन है। ब्रैकेट सीरीज का जो रीजन है वो भी इंफ्रारेड है, और फंड सीरीज का भी जो रीजन है वो है फार इंफ्रारेड रीजन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सीरीज ऑफ ट्रांजिशन है विजिबल रीजन में कौन है, तो किसका जो तो कौन सा ऐसा ट्रांजिशन सीरीज है जो विजिबल रीजन में लाई करता है। तो आप देख सकते हैं, तो हमारा बामर रीजन है। तो बामर रीजन में क्या होता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट पे जंप करता है, n=2 पे जंप करता है, तो उसे बामर सीरीज कहते हैं। और बामर सीरीज का जो स्पेक्ट्रल रीजन होता है वो विजिबल होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बामर सीरीज। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन होगा, हमारा आंसर होगा वो होगा बामर सीरीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये 2018 का क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। हाँ, तो ये सही बोल रहा है, ये जो ऑप्शन है वो फर्स्ट सही है। यहाँ पर हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है √L+1+h/2π। तो हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है √L+1h/2π। और अगर यहाँ पर किस ऑप्शन में क्या बोला है, ऑप्शन टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होगा तो उसका L का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो अगर L का वैल्यू 0 होगा तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। तो अगर हम ऑप्शन बी को देखें, एन ऑर्बिटल इज डेजिनेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर वाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डेजिनेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। तो ये भी बात सही है। अगर किसी ऑर्बिटल को ले तो ऑर्बिटल के लिए हमें 3 क्वांटम नंबर का इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसके लिए हमें चौथा क्वांटम नंबर यानी स्पिन क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात भी सही है। ऑप्शन सी, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज। तो अगर ऑप्शन सी को देखें तो कन्फिग्रेशन तो सही है, लेकिन जो लास्ट ऑर्बिटल है 2p वाला, तो अगर नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन लिखे 1s2 2s2 2p3, तो 2p में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें हम पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालते हैं और सबका स्पिन एक जैसा होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखिएगा तो सबका स्पिन क्या है, एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है लास्ट वाला ऑर्बिटल में स्पिन अपोजिट है, यानी एंटी पैरेलल स्पिन है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट हुआ। और नंबर डी है, द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0। तो ये बात भी सही है। अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें तो d ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो d ऑर्बिटल यानी d सबसेल 5 होते हैं। तो जो -2 -1 0 +1 और +2, तो जो 0 वाला जो ऑर्बिटल होता है m का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है इसका जो वैल्यू है वो है dz² है। तो ये ऑप्शन भी जो है सही है। तो हमें यहाँ पर पूछा है गलत ऑप्शन कौन सा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द मेटल आयंस गिवन इन कॉलम 1 विद द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द आयन गिवन इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। तो ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग है। हमें आपको 2 कॉलम दिया है। कॉलम 1 में मेटल के आयन है और कॉलम 2 में उनके मैग्नेटिक मोमेंट दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से मेटल आयन का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके हम मैच करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला मेटल आयन है ऑप्शन ए में,
नंबर ए में, तो कोबाल्ट आयन, तो कोबाल्ट आयन, कोबाल्ट का क्या होगा 27 होता है एटॉमिक नंबर, और 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो पहले हम कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन देखते हैं। कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। तो ये कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन है, कोबाल्ट 3+ का नहीं है। तो यहाँ से हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो कहाँ से निकालेंगे, पहले 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और फिर 3d से निकालेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक वो तो आर्गन का कन्फिग्रेशन है 3d6। तो हमारा जो कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा 3d6 होगा। तो हमारा जो कन्फिग्रेशन होगा वो क्या होगा 3d6 होगा। यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर डी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो डी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू √n+2। तो अगर n का वैल्यू 4 होता है, 4 × 6 तो √24। हम बी का देखें तो अगर हम बी का देखें तो Cr3+ आयन है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 24 होता है। हम क्रोमियम का कन्फिग्रेशन देखें तो क्रोमियम का कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन 4s1 3d5, ऐसा ही कन्फिग्रेशन होता है क्रोमियम का। अगर क्रोमियम का कन्फिग्रेशन देखें तो ऐसा ही है क्रोमियम का कन्फिग्रेशन। तो हमें यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो जो कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा क्रोमियम का, डी से 2 निकलेगा 3d3। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, n = 3। तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 3 + 2 5, तो हो जाएगा वैल्यू इसका √15। तो क्या ऑप्शन में √15 है, 15 है। अगर सी में देखें तो सी में कौन सा आयन प्रेजेंट है, Fe3+। तो पहले आयरन का कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। आयरन का कन्फिग्रेशन क्या है, तो आयरन का कन्फिग्रेशन है आर्गन 4s2 3d6, ये आयरन का कन्फिग्रेशन। लेकिन Fe3+ का कन्फिग्रेशन क्या होगा, हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, 2 s से और 1 d से। तो जो कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 3d5। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 अनपेड ही होगा। तो म्यू का अगर वैल्यू देखें तो √5 5 + 2, तो म्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, तो म्यू का जो वैल्यू होगा वो होगा 35, √35। तो √35 भी है। ऑप्शन डी अगर देखें लास्ट है जो हमारा मेटल आयन है वो Ni2+। तो Ni2+ जो है निकल आयन है, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, इसका कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 4s2 3d8। 28 होता है एटॉमिक नंबर। तो हमको Ni2+ का लिखना है, तो हमारा जो कन्फिग्रेशन होगा आर्गन 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3d8। अगर डी ऑर्बिटल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन होगा, अगर यहाँ 6 है 7 8, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना बचा 2। तो n का वैल्यू जो होगा यहाँ पर कितना होगा, n का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। तो अगर हम म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करें Ni2+ के लिए, म्यू का जो वैल्यू होगा 2 + 2 √8। तो √8 bm जो हमारा आंसर होगा। Ni2+ के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, √8 bm। तो कोबाल्ट 3 के लिए कितना है, √24 bm बोर मैग्नेटॉन। Cr3 के लिए √15 bm, Fe3+ के लिए √35 bm और Ni2+ के लिए √8 bm। अब हम मैच करते हैं, इन सब डाटा को हम मैच करते हैं। तो यहाँ तक तो अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब अगर हम मैच करते हैं तो जो हमारा ए है, तो हमारा जो ए है, तो ए का वैल्यू किसके साथ मैच कर रहा है, ए का वैल्यू मैच कर रहा है हमारा
ए का 24 है तो 24 है 4 नंबर, तो ए का 4 के साथ। बी का अगर देखें तो बी यानी CR3 प्लस का वैल्यू √15 है, तो बी का 5 के साथ। अगर सी का देखें Fe3 प्लस का √35 है, तो √35 कॉलम 2 में किसमें है, सेकेंड नंबर पे है। और नंबर डी Ni2 प्लस का वैल्यू √8 है और वो क्या है, तो डी का जो है 1 होगा। तो डी का वैल्यू क्या होगा, अगर हम देखें तो √8 क्या है, कॉलम 2 में फर्स्ट नंबर पे है। तो अगर अब हम इसको देखें तो कौन सा आपको लग रहा है, ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 1, तो ये जो है ये हमारा लग रहा है ऑप्शन फर्स्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आंसर जो है हमारा वो है ऑप्शन ए। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, बस कन्फिग्रेशन था। कन्फिग्रेशन में थोड़ा सा आपको कमांड रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है कि अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर से, ऑप्शन बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, ऑप्शन सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से और ऑप्शन डी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से। तो हमारा आंसर होगा, बस सिंपल सा आंसर है, आंसर ए। और हम लोग जब भी किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर से, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों का स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। एक का स्पिन होगा +½ तो दूसरा का स्पिन क्या होगा, -½ तो इस तरह से हम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू। तो ये 2015 का क्वेश्चन है और हमें पूछ रहा है कि अगर कोई डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अभी हमने कहा एक √L+1 h/2 पाई क्या होता है, √L+1 h/2 पाई। तो यहाँ पर बात कर रहा है डी ऑर्बिटल का। तो अगर हम डी ऑर्बिटल लेते हैं तो डी ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू क्या होता है, L का वैल्यू होता है 2, S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 और D के लिए 2। अगर हम L का वैल्यू 2 पुट कर दे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 3 × 2 √6 h/2 पाई। क्या ऐसा ऑप्शन है? तो आपको हम बता दें कि यहाँ जो ऑप्शन में है वो h नहीं दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है h/2 पाई का जो वैल्यू होता है वो ऐसा होता है √6 h पे ऊपर से एक क्रॉस मार्क्स लगा हुआ है, तो इसका मतलब है h/2 पाई। तो h/2 पाई का वैल्यू क्या है, h के ऊपर क्रॉस लगा दिया गया है √6। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो मैंने इसको सही कर दिया है। h/2 पाई को आप h क्रॉस मानोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 bm इज गिवन बाय। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया गया है, 2.84 bm। तो यहाँ पर बताया गया जो 2.84 जो बोर मैग्नेटोन जो मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है वो किसके द्वारा शो कर रहा है, यानी किस मेटल आयन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2.84 bm है। तो चलिए अभी हमने जस्ट ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, बस यहाँ पर ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन है पहला CO2+। तो कोबाल्ट 2+ का कन्फिग्रेशन क्या होगा? अगर हम कोबाल्ट 2+ का कन्फिग्रेशन देखें तो यहाँ पर आर्गन हम अब डायरेक्ट कर रहे हैं, 4s2 2 इलेक्ट्रॉन निकला, 3d7। तो 3d7 में n कितना हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन? तो 3d7 में n जो होगा वो लगभग होगा 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करें तो म्यू का वैल्यू क्या होता है? √n+2, 3 + 2, तो √15 जो होगा हमारा ए का होगा। और √15 का अगर हम वैल्यू निकालें तो म्यू का जो वैल्यू होगा वो लगभग 3.87 bm हुआ, 3.87 bm। अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? तो ऑप्शन बी में है Ni2+। तो Ni2+ का अगर कन्फिग्रेशन देखें, आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन D4s से निकलेगा तो 3d8 ही रहेगा। तो n का जो वैल्यू होगा इसमें 2 हो जाएगा। और अगर म्यू निकालें तो 2 + 2 = √8। और √8 का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 2.82 बोर मैग्नेट्रॉन। अगर ऑप्शन सी का देखें, Ti2+, जो टाइटेनियम का आयन है, सॉरी Ti3+ है, Ti3+ है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? आर्गन 4s2 3d2, 22 होता है टाइटेनियम का, 22 एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन डी से। तो जो कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर्गन 3d1। तो n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? यहाँ पर n का जो वैल्यू होगा 1। तो म्यू का अगर वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो √1 1 + 2 = √3, और √3 इक्वल टू क्या होता है? 1.732 bm। और लास्ट ऑप्शन अगर डी देखें तो डी में हमारा Cr2+ है। और Cr2+ का कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो पहले Cr का देख लेते हैं। 4 आर्गन 4s1 3d5 होता है। अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले एक s से और एक d से। तो जो Cr2+ का कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3d4 हो जाएगा। और d में 4 इलेक्ट्रॉन यानी n = 4। तो म्यू का जो वैल्यू हो जाएगा √4, 4 + 2 यानी √24। तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है? तो बोल रहा है 2.84 किसका 2.84 bm किसका मैग्नेटिक मोमेंट है? तो कौन सा आंसर 2.84 के ज़्यादा करीब है? तो अप्रॉक्स में देखा जाए जो निकल का जो है Ni2+ का जो मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 के आसपास है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है और ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि जो Fe2+ आयन है, इस Fe2+ आयन में, इस Fe2+ आयन में जो d इलेक्ट्रॉन है, जितने भी d इलेक्ट्रॉन है, इन ऑप्शन में जो भी दिए गए उनके बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं है। यही ये क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। तो Fe2+ का कन्फिग्रेशन क्या होता है? आर्गन 4s2 3d6, 4s2 3d6, लेकिन हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका कन्फिग्रेशन 3d6। तो यहाँ पर d ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? तो यहाँ पर d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है क्या? इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके बराबर नहीं है? तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो ऑप्शन ए क्या कर रहा है हमारा? ऑप्शन ए कर रहा है p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन।
तो नियॉन का कन्फिग्रेशन देखें तो नियॉन का 10 होता है 1s2 2s2 2p6। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर जी, p इलेक्ट्रॉन इन नियॉन। तो p ऑर्बिटल में या p सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। तो ये क्या हुआ, ये भी बराबर हो गया, ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी में देखेंगे क्योंकि यहाँ बोला इज नॉट इक्वल टू, अगर बी देखें ऑप्शन बी में एस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन लिखते हैं। मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अगर मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन को देखें तो बोल रहा है क्या, एस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का एस इलेक्ट्रॉन कौन है, 1s 2s और 3s। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1s में 2, 2s में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3s में 2। तो यहाँ पर भी s वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये भी क्या हुआ, Fe2+ के डी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर हुआ। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। अगर हम p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन देखें तो क्लोरीन का क्या होता है 17, कन्फिग्रेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर हम p इलेक्ट्रॉन देखें क्लोरीन का तो p इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कौन कौन सा है, 2p6 और 3p5। तो 2p6 कितना इलेक्ट्रॉन जी, 6 इलेक्ट्रॉन और कितना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल p इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11 हो गया। टोटल p इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये बराबर नहीं है डी के Fe2+ के डी सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर नहीं है। तो हमारा आंसर यही होगा। और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है हमारा, डी इलेक्ट्रॉन इन आयरन। तो आयरन का कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो यहाँ पर भी डी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो डी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया यहाँ पर 6। तो ये जो है बराबर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि क्लोरीन के पास p इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, जो कि Fe2+ के 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन काफ़ी सिंपल ही रहते हैं, बस अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से स्टडी करना है, बस चैप्टर में पूरी तरह से कमांड होना चाहिए आपका। चलिए क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 bm इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। ये 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन Cr3+, ऑप्शन बी Mn2+, ऑप्शन सी Ti3+ और ऑप्शन डी Ni2+। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है शायद 2015 में भी पूछा गया, यानी इस क्वेश्चन को हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। शायद ये क्वेश्चन नंबर 10 था और वैल्यू भी वही है 2.83। आई थिंक इसका जो ऑप्शन होगा आंसर डी। आपको ये क्वेश्चन खुद कैलकुलेट कर लेना है। 2015 में भी वही क्वेश्चन है और 2014 में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया गया है। तो इसका आंसर भी Ni2+ होगा। आप इसे खुद से कैलकुलेट करेंगे, यानी आंसर भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर n बराबर 4, l बराबर 1 एंड ml बराबर 0। तो कितने ऑर्बिटल हैं, कितने से यहाँ क्वेश्चन क्या करें, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि हमें मैक्सिमम संख्या निकालना है ऑर्बिटल का जिसका क्वांटम नंबर क्या है, n बराबर 3, l बराबर 1 और जो m का वैल्यू है या ml का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा, वो जो है वो है 0। तो इतने क्वांटम, ये क्वांटम नंबर का कितना ऑर्बिटल होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। ये 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। सारा कुछ NCERT पे है, इसीलिए केमिस्ट्री का अगर आप नीट का तैयारी करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री सिर्फ NCERT को ही फॉलो करें। अगर आप NCERT का पूरा कंसेप्ट ले लेते हैं तो आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बस NCERT लेवल तक अपनी नॉलेज को रखें। यानी यहाँ पर कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि NCERT से बाहर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर n का वैल्यू 3 है, अगर n का वैल्यू 3 है तो l का कितना वैल्यू होगा, l का वैल्यू होगा
0 1 2। एल का क्या क्या वैल्यू होगा 0 1 2। तो यहाँ पर कौन सा एल की बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है एल बराबर 1, यानी इसके बारे में बात हो रहा है। अगर हम इसके बारे में बात करें, एल बराबर 1 की बात करें, जब एल बराबर 1 होगा तो एम एल का वैल्यू क्या होगा, तो एम एल का वैल्यू क्या होगा, एम एल का वैल्यू होगा -1 0 +1। तो एम एल के 3 वैल्यू हैं, यानी एम के 3 वैल्यू हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 3 वैल्यू हैं। 3 वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को। तो एम एल का कितना वैल्यू है, 3 वैल्यू है। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होंगे, पहला ऑर्बिटल है -1, दूसरा ऑर्बिटल है 0 और तीसरा ऑर्बिटल है +1। तो यहाँ पर एम एल का वैल्यू क्या लिया गया है, 0। तो यहाँ पर किस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है, हमें इस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा है, 0 के बारे में। एक px है, एक py है और एक pz है, ठीक है ना। तो हमें 0 वाले के बारे में बात किया जा रहा है, यानी pz के बारे में बात किया जा रहा है। तो कितने ऑर्बिटल हैं, अगर इस ऑर्बिटल के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्बिटल है इसका n का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। l का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये p ऑर्बिटल है। और ml का वैल्यू क्या है, 0। तो इस तरह की सिर्फ एक ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये क्वांटम नंबर का केवल एक ही ऑर्बिटल है। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। हमें प्लांक कांस्टेंट दे दिया गया है और स्पीड ऑफ लाइट दे दिया गया है, और ये क्वेश्चन जो है 2014 का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। तो हमें एक लाइट दिया गया है और उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, और हमको उस लाइट का एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक लाइट है, उसका वेवलेंथ है 45 नैनोमीटर, और हमें इसका एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो नैनोमीटर को सबसे पहले आप क्या करोगे, मीटर में चेंज करोगे। जब भी आपको कैलकुलेशन करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको मीटर में चेंज करेंगे। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁹ मीटर। तो 45 × 10⁹ मीटर। अब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एक फोटोन का एनर्जी क्या होता है, h न्यू, और न्यू इक्वल टू क्या होता है, hc/λ। तो क्योंकि हमें लैम्डा दिया है, हम लैम्डा का वैल्यू रखेंगे। तो E का जो वैल्यू है वो क्या होगा, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। C का वैल्यू दिया हुआ है 3 × 10⁸, और लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 45 × 10⁻⁹। अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 से 45 खत्म हो जाएगा, कितना बार में, 15 बार में। पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से, तो आ जाएगा 100। तो 663 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 15 को। तो डिवाइड करने पर कितना आएगा, 4 बार में 60, 6, फिर 4 बार में 60, 0 पॉइंट कितना बार में, 2 बार में। तो E का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 44.2। अब हमको क्या करना है, 10⁻⁴ वाला सॉल्व करेंगे। तो -34 और +8, 10⁻⁻34 अगर 8 को करेंगे तो -26। और अगर देखें यहाँ पर है 10⁻⁻9 और यहाँ 100, तो यहाँ 10⁻⁻7 हो जाएगा, और 10⁻7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+7 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो E का जो वैल्यू होगा वो 44.2 इंटू 7 घटा देंगे तो 10⁻⁻19। तो अब देखिए क्या हमारा आंसर ऐसा है। तो 44 वाले दिखने में तो A और B लग रहा है, लेकिन अगर हम A और B साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें इसको, तो पॉइंट को हमें आगे बढ़ाना होगा। अगर हम पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो पावर क्या होगा, पॉइंट को पीछे करने पर पावर घटता है और पॉइंट को आगे ले जाने पर पावर बढ़ता है।
तो पॉइंट को एक प्लेस आगे ले जाएंगे तो 4.42 पावर बढ़ के क्या हो जाएगा 10⁻18 जूल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हमने कुछ पिछले वर्षों का लगभग 10 वर्षों का प्रीवियस नीट के क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको और आपको बहुत मदद करेगा आपको तैयारी के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।